नमस्कार। चलिए आज भारतीय इतिहास के एक ऐसे दौर में चलते हैं, एक ऐसा बुनियादी दौर जिसने आने वाले भारत की नींव रखी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वैदिक युग की। तो सवाल ये उठता है कि जब सिंधु घाटी की वो महान सभ्यता, वो शहर जब अचानक से गायब हो गए, तो उस खालीपन को आखिर भरा किसने? इतिहास में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। लेकिन जैसा कि होता है, ये सन्नाटा ज्यादा देर नहीं रहा। इस खालीपन को एक नई लहर ने भरा, जिसने भारत की कहानी को एक बिल्कुल ही नया मोड़ दे दिया। और यहीं से कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। एंट्री होती है एक नए लोगों की, जिन्हें आर्य कहा गया। अब सबसे मजबूत जो सिद्धांत है जो मैक्स म्यूलर ने दिया, वो ये कहता है कि ये लोग मध्य एशिया से आए थे और इन्होंने कोई शहरी नहीं बल्कि एक ग्रामीण सभ्यता की नींव रखी। सोचिए, शहरों के बाद गांव। तो ये सब हुआ कब? अच्छा, इसका टाइम फ्रेम देखिए। हम बात कर रहे हैं लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच की। अब ये काफी लंबा समय है ना? तो इसे आसानी से समझने के लिए इतिहासकार इसे दो हिस्सों में बांटते हैं। पहला है ऋग्वैदिक काल और दूसरा जो बाद में आया वो है उत्तर वैदिक काल। तो चलिए इस नए अध्याय में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखते हैं कि इस युग की बुनियाद आखिर किन ग्रंथों और सामाजिक ढांचों पर टिकी थी। सबसे पहले तो यही सवाल उठता है कि इसे वैदिक युग ही क्यों कहते हैं। वजह सीधी सी है, ये नाम निकला है वेद शब्द से। संस्कृत में वेद का मतलब होता है ज्ञान, और जिन लोगों ने इस ज्ञान को रचा उन्होंने खुद को आर्य कहा, जिसका मतलब होता है श्रेष्ठ या कुलीन। तो एक तरह से ये ज्ञान और एक नई पहचान का दौर था। अब ये ज्ञान हमें मिलता कहाँ से है? इसका सोर्स है 4 वेद। सबसे पहला और सबसे पुराना ऋग्वेद, जो प्रार्थनाओं और भजनों से भरा है। फिर आता है सामवेद, जिसमें है धुनें और मंत्र। और एक मजेदार बात, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। इसके बाद है यजुर्वेद, जिसमें यज्ञ और कर्मकांड के नियम हैं। और आखिर में अथर्ववेद, जिसमें जादू टोने और दवाइयों का जिक्र है। चलिए अब थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं और इस कहानी के पहले हिस्से को यानी ऋग्वैदिक काल को जरा नजदीक से देखते हैं। ये वो दौर था जब सब कुछ बस शुरू ही हो रहा था। तो उस दौर में समाज कैसा था? सोचिए, ये एक कबीलाई समाज था। लोग जन में रहते थे। जन मतलब एक कबीला या एक समुदाय। इनकी इकोनॉमी पशुओं पर टिकी थी, खासकर गायों पर। जिसके पास जितनी ज्यादा गाय वो उतना अमीर। परिवार पितृसत्तात्मक थे, मतलब पिता ही मुखिया होता था। और इनके सबसे बड़े देवता थे इंद्र, जो युद्ध और बारिश के देवता थे, और अग्नि यानी आग के देवता, और सरस्वती नदी को ये लोग सबसे ज्यादा पवित्र मानते थे। लेकिन फिर लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास सब कुछ बहुत तेजी से बदलने लगा। ये एक बहुत बड़े बदलाव का दौर था, जिसे हम इतिहास में उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े बदलाव की वजह क्या थी? वजह थी एक धातु, लोहा। जी हाँ, लोहे के इस्तेमाल ने सब कुछ बदल दिया। लोहे के औजारों से घने जंगलों को काटना और जमीन साफ करना आसान हो गया। खेती का विस्तार हुआ और देखते ही देखते लोगों के जीने का पूरा तरीका ही बदल गया। और ये बदलाव कितना बड़ा था, ये आप यहां देख सकते हैं। देखिए, ऋग्वैदिक काल में समाज कबीलों यानी जन में बटा था। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते ये लोग एक जगह बस गए और बन गए जनपद यानी टेरिटोरियल किंगडम्स। जनपद का मतलब ही है जहां जन ने अपना पद यानी पैर रखा। इकोनॉमी भी बदल गई। पशुपालन की जगह अब खेती ने ले ली। और तो और देवताओं में भी बदलाव आया। इंद्र की जगह अब प्रजापति यानी सृष्टिकर्ता सबसे प्रमुख देवता बन गए। और इन्हीं बड़े बदलावों के बीच एक ऐसे सामाजिक ढांचे का जन्म हुआ जिसका असर भारतीय समाज पर बहुत गहरा और सदियों तक रहा। हम बात कर रहे हैं वर्ण व्यवस्था की। और यहां एक बात शायद आपको हैरान कर दे। शुरुआत में, जैसा कि हमें ऋग्वेद से पता चलता है, ये जो वर्ण व्यवस्था थी ये जन पर नहीं बल्कि कर्म यानी काम पर आधारित थी। मतलब जो जैसा काम करता था उसका वैसा वर्ण होता था। ये एक फ्लेक्सिबल सिस्टम था। तो समाज को मोटे तौर पे 4 कामों के हिसाब से बांटा गया। पहले थे ब्राह्मण, जिनका काम था पढ़ना पढ़ाना, ज्ञान देना। फिर क्षत्रिय, जो योद्धा थे, शासक थे, रक्षा करते थे। तीसरे थे वैश्य, व्यापारी, किसान, जो इकोनॉमी चलाते थे। और चौथे थे शूद्र, जो मजदूर और कारीगर थे, जो समाज की सेवा करते थे। मतलब ये समाज को चलाने का एक फंक्शनल डिवीजन था। लेकिन फिर एक बहुत बड़ा और क्रिटिकल शिफ्ट आया। उत्तर वैदिक काल आते आते ये जो
काम पर आधारित फ्लेक्सिबल सिस्टम था, ये जन्म पर आधारित एक कठोर ढांचा बन गया। अब किसी का वर्ण उसके काम से नहीं बल्कि उसके जन्म से तय होने लगा। मतलब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण और शूद्र का बेटा शूद्र, यहीं से सब कुछ बदल गया। तो सवाल यह है कि इस पूरे युग ने हमें विरासत में क्या दिया, इसकी क्या देन है जो आज भी हमारे साथ है। देखिए, वैदिक युग ने भारत को वो जड़ें दी जिन पर आज भी बहुत कुछ टिका है। हमारे वेद और उपनिषद जैसे पवित्र ग्रंथ, संस्कृत भाषा, धर्म और कर्म जैसी गहरी फिलॉसफिकल बातें, शुरुआती राज्यों की जो नींव रखी गई, और हाँ, एक जटिल सामाजिक संरचना, ये सब इसी दौर की देन है। और जैसा कि महान इतिहासकार आर.एस. शर्मा ने कहा है, हमें वैदिक युग को सिर्फ एक धार्मिक दौर की तरह नहीं देखना चाहिए। ये एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दौर भी था। ये दिखाता है कि उस समय समुदाय कैसे विकसित हो रहे थे, कैसे बदल रहे थे और आने वाले भारत की रूपरेखा तैयार कर रहे थे। और जाते जाते बस एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिए जरा कि किसी भी समाज के लिए काम और काबिलियत की परिभाषा तय करना उसके हजारों साल के भविष्य को कैसे आकार दे सकता है। ये एक ऐसा गहरा सवाल है जिसकी जड़ें हमें इसी वैदिक युग में मिलती हैं।